हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे रेलवे में पूछे गए फिजिक्स के प्रश्न नंबर 273 से प्रश्न नंबर 315 तक के प्रश्नों को कुल डिस्कस करेंगे दोस्तों। जैसा कि दोस्तों रेलवे में पूछे गए फिजिक्स के कुल 1 से लेकर 272 तक के प्रश्नों को हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। यदि दोस्तों आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो रेलवे साइंस के नाम से हमने जो है एक प्लेलिस्ट बनाया है, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 273 से। यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलोग्राम है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा। तो दोस्तों ये सवाल जो है रेलवे एनटीपीसी सन 2016 में पूछा गया है। कैसे लगाएंगे दोस्तों, ध्यान समझिएगा। हम जानते हैं दोस्तों कि बुध ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण का जो मान होता है वो पृथ्वी का 38% होता है। इसका ये मतलब हुआ दोस्तों, यदि हमें बुध ग्रह पर वजन निकालना है तो क्या करेंगे, जो पृथ्वी पर वजन दिया है उसका 38% निकाल लेंगे। तो 38 का 38% निकालेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, 38 में 38 गुणा कर देंगे 1444 आएगा, बटे 100 भाग करेंगे कितना आएगा, 14.44 किलोग्राम हो जाएगा। तो बुध ग्रह पर उसका वजन कितना होगा, 14.44 किलो हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 274 है। प्रश्न नंबर 274 दोस्तों, ये जो परिभाषा ही पूछा गया था रेलवे ग्रुप डी सन 2018 में। प्रश्न ये है कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, इस बल के अनुसार ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 275 है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मान कितना होता है। तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मान 6.6734 गुणित 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 277 है। ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने किया था। तो दोस्तों ग्रहों की गति के नियम की खोज जो है केपलर ने किया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 278 है। गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है किसने दिया था। तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है न्यूटन ने दिया था। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को भार कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 280 है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी की खोज किसने किया था। तो दोस्तों कैपिटल जी की खोज जो है हेनरी कैवेंडिश ने किया था। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम जो है किस पर लागू होता है। तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वभौमिक नियम है वह वस्तुओं के किसी भी युग्म पर लागू होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 282 है। यहाँ पर दोस्तों एक सूत्र लिखा हुआ है F बराबर कैपिटल जी mm बटा डी स्क्वायर। सूत्र में कैपिटल जी को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों हम जानते हैं कैपिटल जी जो होता है वो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे ये प्रश्न कह रहा है, यदि दो कण हैं, यहाँ पे दो कण हैं, कहता है कि इनकी बीच की दूरी बढ़ जाए। इसका ये मतलब दोस्तों अब दूरी जो है बढ़ा देते हैं तो इनके गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल का जो प्रभाव होगा वो क्या होगा, कम हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 284 है दोस्तों। पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, यह किस बल के कारण होता है। तो दोस्तों पृथ्वी जो है वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अगला प्रश्न है, किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कौन सा बल हमारे सौरमंडल की संरचना को बनाए रखता है। तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वह हमारे सौरमंडल की संरचना को बनाए रखता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 287 है। निरंतर गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह क्या होता है। तो दोस्तों हम जानते हैं निरंतर माने होता है सार्वत्रिक। तो दोस्तों सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, कैपिटल जी होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुक्त रूप से गिरना केवल डैश में संभव होता है। तो दोस्तों कोई भी वस्तु अगर मुक्त रूप से गिरती है तो वह किस में केवल संभव होता है, निर्वात में संभव होता है। अगला प्रश्न देखते हैं,
गुरुत्व बल डैश के बीच आकर्षक बल द्वारा परिभाषित होता है। तो दोस्तों जो गुरुत्व बल होता है वो दो द्रव्यमानों के बीच आकर्षक बल द्वारा परिभाषित होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 290 है, वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का संपूर्ण भार काम करता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का संपूर्ण भार काम करता है उसे गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 291 है। 291 प्रश्न ये है दोस्तों कि एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम दिया हुआ है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। तो दोस्तों ये तो न्यूमेरिकल होगा, कैसे लगेगा दोस्तों ध्यान समझिएगा। यहाँ पे स्मॉल जी का मान हमें रखना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दोस्तों भार का सूत्र हम जानते हैं कि W बराबर क्या होता है, M गुणते G होता है। M का मान दोस्तों कितना दिया है, 10 दिया है। स्मॉल जी का मान 9.8 रखना है। गुणा करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 980, एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा तो कितना आएगा 98 आएगा। और दोस्तों भार का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा, 98 न्यूटन होगा। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 292 है, स्मॉल जी की इकाई त्वरण की इकाई की क्या होती है, समान होती है। तो स्मॉल जी की इकाई क्या होती है। तो दोस्तों स्मॉल जी की इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और दोस्तों मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है यह त्वरण का भी मात्रक होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 293 है, गुरुत्वीय त्वरण जिसे दोस्तों स्मॉल जी कहते हैं, तो स्मॉल जी का मान सबसे कम कहाँ होता है दोस्तों। स्मॉल जी का मान सबसे कम भूमध्य रेखा पर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्मॉल जी का मान सबसे अधिक कहाँ पर होता है। स्मॉल जी का मान सबसे अधिक ध्रुवों पर होता है। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे दोस्तों 295 है, धरती की सतह पर मापने पर एक वस्तु या व्यक्ति का भार 60 न्यूटन है, चंद्रमा की सतह पर मापने पर इसका भार क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक वस्तु है पृथ्वी पर, उसका जो भार है वो कितना दिया है, 60 न्यूटन दिया है। अब यही पूछ रहा है यही भार जो है चंद्रमा की सतह पर कितना होगा। तो दोस्तों हम जानते हैं कि चंद्रमा की सतह पर जो वस्तु का भार होता है वो पृथ्वी के भार का 1/6 गुना होता है। तो 6 से कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा, 10 न्यूटन आ जाएगा। तो दोस्तों चंद्रमा पर इसका भार कितना होगा, 10 न्यूटन। 10 न्यूटन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 296 है, अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री डैश वजन महसूस करता है। तो दोस्तों जो अंतरिक्ष यान के अंदर जो अंतरिक्ष यात्री बैठे रहते हैं वो जो है अपना वजन जो है वह शून्य महसूस करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 297 है, स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में क्या संबंध होता है। तो दोस्तों स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में क्या संबंध होता है, स्मॉल जी बराबर होता है कैपिटल जी ME बटा क्या होता है, RE का स्क्वायर होता है। ME क्या होता है दोस्तों, ये पृथ्वी का द्रव्यमान होता है। RE क्या है दोस्तों, ये पृथ्वी की त्रिज्या है। अगला प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार कितना होता है। पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार जो होता है वो 0 होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 290 है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है और द्रव्यमान 20 kg है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा। कैसे लगाएंगे दोस्तों ध्यान समझिएगा। यहाँ पे दोस्तों सूत्र लगेगा W बराबर M गुणते G, स्मॉल जी का मान पूछ रहा है। W मतलब दोस्तों यहाँ पे भार कितना दिया है, 200 न्यूटन दिया है और द्रव्यमान कितना दिया है, 20 दिया है और गुणते स्मॉल जी का मान निकालना है। तो 20 का 20, 20 दाम कितना हो जाएगा 200, तो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये जो है स्मॉल जी का मान आ जाएगा। तो दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 203 है, चंद्रमा की सतह से लाए गए चट्टान पर क्या असर होता है। तो दोस्तों चंद्रमा की सतह से यदि हम कोई भी चट्टान या कोई भी वस्तु लाते हैं तो क्या होगा, इसके भार में परिवर्तन होगा, जबकि दोस्तों द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ पर होता है। तो दोस्तों किसी वस्तु का भार सर्वाधिक जो है ध्रुवों पर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 302 है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति डैश के कारण होती है। तो दोस्तों पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति जो है वो गुरुत्व बल के कारण होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 303 है दोस्तों,
पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर इसके भार का कितना गुना होता है? तो दोस्तों पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर पृथ्वी के भार का 1/6 गुना होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 304 है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन 200 न्यूटन है, इसका द्रव्यमान कितना होगा? स्मॉल जी का मान दोस्तों 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखना है। तो दोस्तों द्रव्यमान पूछ रहा है तो हम जानते हैं सूत्र W बराबर क्या होता है, M गुणित G होता है। भार कितना दिया है दोस्तों 200 न्यूटन। द्रव्यमान पूछ रहा है, स्मॉल जी का मान यहाँ पे दोस्तों कहा है कि 10 रखिए, तो 10 से काटेंगे कितना आएगा 20 आ जाएगा। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है दोस्तों किलोग्राम होता है, तो वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा दोस्तों 20 kg होगा। 20 kg इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 305 है। डैश के अनुसार स्मॉल जी का मान घटता है। तो दोस्तों ऊंचाई के अनुसार जो होता है स्मॉल जी का मान घटता है। देख लेते हैं दोस्तों कैसे। ये दोस्तों ये पृथ्वी है, अगर दोस्तों पृथ्वी तल से हम ऊपर की ओर जाते हैं तो स्मॉल जी के मान में क्या होगा कमी होगा। और दोस्तों यही यदि हम पृथ्वी तल से नीचे जाते हैं तो भी स्मॉल जी के मान में क्या होगा कमी होगा। तो दोनों स्थितियों में स्मॉल जी का मान क्या होता है कम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 306 है दोस्तों। स्मॉल जी का मान पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर क्या होता है कम होता है। स्मॉल जी का मान जो होता है वो पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है। और दोस्तों हम जानते हैं कि स्मॉल जी का मान पृथ्वी के केंद्र पर कितना होता है 0 होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? तो दोस्तों मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड जो है वह भारहीनता की स्थिति में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 308 है। स्मॉल जी का मान डैश के साथ जो है बढ़ता है। तो दोस्तों स्मॉल जी का मान कब बढ़ता है? स्मॉल जी का मान ऊंचाई में कमी के साथ बढ़ता है। जब दोस्तों ऊंचाई में कमी होगी तभी स्मॉल जी का मान क्या होगा बढ़ेगा। और दोस्तों और कुछ यहाँ पर पढ़ लेते हैं। स्मॉल जी का मान पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है तथा स्मॉल जी का मान ध्रुवों पर क्या होता है अधिकतम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 309 है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर स्मॉल जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर स्मॉल जी का मान क्या होता है घटता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 310 है। जब सीधे ऊपर की ओर फेंका गया एक पत्थर या वस्तु शीर्ष पर पहुंचता है तो इसका क्या होता है? दोस्तों मान लेते हैं ये पृथ्वी है और पृथ्वी से कोई एक वस्तु ऊपर की ओर फेंकी गई है। मान लेते हैं यहाँ पे यह वस्तु या पत्थर पहुँच गया है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, इसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और इसका स्मॉल जी कितना होगा लगभग में दोस्तों कितना होगा स्मॉल जी लगभग में 10 मीटर पर सेकंड होगा। जैसे दोस्तों हम जानते हैं स्मॉल जी का मान कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो क्या होगा दोस्तों इसका वेग 0 होता है तथा त्वरण लगभग कितना होगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 311 है। स्वतंत्र रूप से लटकती किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो दोस्तों स्वतंत्र रूप से लटकती किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र लटकाव बिंदु के ठीक नीचे स्थित होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लिफ्ट के अंदर पिंड के भार के संदर्भ में कुछ स्थितियाँ। तो दोस्तों अभी जो हम 4 प्रश्न अगला पढ़ेंगे वो जो है लिफ्ट से संबंधित प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 312 क्या कहता है? जब लिफ्ट ऊपर की ओर तेजी से आती है तो लिफ्ट में स्थित व्यक्ति का भार क्या होता है बढ़ा हुआ जो है प्रतीत होता है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं दोस्तों लिफ्ट से संबंधित 313 वाला। जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित व्यक्ति का भार क्या होता है घटा हुआ प्रतीत होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों लिफ्ट से ही संबंधित है दोस्तों। जब लिफ्ट का एक समान गति से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित व्यक्ति के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला प्रश्न है लिफ्ट से ही संबंधित है दोस्तों। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भांति जो है नीचे गिरती है। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित व्यक्ति का भार 0 हो जाता है अर्थात भारहीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 316 है दोस्तों। ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार कैसा होता है? तो दोस्तों ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार फैला हुआ वृत्त जैसा होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 317 है।
पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग कितना होता है? तो दोस्तों पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।